Hey everyone, in this video we will see about abruptio placenta. In previous video we discussed about placenta previa. हम लोग एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में पढ़ रहे हैं. एंटीपार्टम हेमरेज में हम लोग प्लेसेंटल कॉजेज में दो देखे थे, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्टो प्लेसेंटा. तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं. इस वीडियो में हम लोग एब्रप्टो प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है. It is one form of antepartum hemorrhage where the bleeding occurs due to premature separation of normally situated placenta. तो इसमें बोल रहा है कि ये भी क्या है, एंटीपार्टम हेमरेज का एक टाइप है जिसमें ब्लीडिंग हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो बिफोर डिलीवरी सेपरेट हो गया है, मतलब प्रीमेच्योर उसका सेपरेशन हो रहा है. जबकि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या हो रहा था, जो प्लेसेंटा था वो लोअर पोल में आ जा रहा था, लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में आ जा रहा था. इसमें वो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वो लोअर तरफ नहीं आ रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, वो सेपरेट होना शुरू हो जा रहा है. इट कैन बी रिवील्ड, कंसील्ड और मिक्स्ड. मतलब इसके टाइप्स हैं ये, रिवील्ड, कंसील्ड और मिक्स, ये हम आगे देखेंगे. अब हम इसके कॉजेज देखते हैं, किस किस वजह से एब्रप्टो प्लेसेंटा होता है. तो फर्स्ट कॉज क्या है, मल्टी ग्रेविडा. मल्टी ग्रेविडा मतलब जो बहुत ग्रैंड मल्टीपारा है, मतलब जिसने बहुत सारे बच्चों को बर्थ दिया है. तो अगर बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे तो जो डेसिडुअल लेयर होगी वो वीक हो जाएगी, और वीक होगी तो अटैचमेंट सही से नहीं हो पाएगा प्लेसेंटा का, तो इस वजह से होता है. नेक्स्ट है एडवांसिंग एज. मतलब जो अगर प्राइमरी ग्रेविडा भी है, मतलब पहली बार भी प्रेग्नेंट हो रही है, कब, जब उसका एज बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, अबव 35-40, तो उसमें भी एब्रप्टो प्लेसेंटा होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट है प्री एक्लेम्सिया. प्री एक्लेम्सिया का मतलब क्या होता है, इंक्रीज्ड इन ब्लड प्रेशर along with proteinuria. तो प्री एक्लेम्सिया में क्यों हो रहे हैं, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे. वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होगा उस एरिया में, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, अच्छे से प्लेसेंटा तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो वो क्या होगा, सेपरेट होना शुरू हो जाएगा. इसलिए जो प्री एक्लेम्सिया होता है वो भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की तरह काम करता है. नेक्स्ट है डिफेक्टिव डेसिडुआ. डिफेक्टिव डेसिडुआ मतलब जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर है उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे डेसिडुआ बोलते हैं, उसी में जाके ओवम अटैच होता है. तो अगर उसमें कुछ डिफेक्ट है, अगर उसमें ब्लड सप्लाई सही नहीं है, या फिर कोई मतलब पहले अगर कुछ मिसकैरेज हुआ है या क्यूरेटेज कराए हैं, मतलब एबॉर्शन कराए हैं, तो वहाँ की जो लेयर होगी वो डैमेज हो गई रहेगी, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, एब्रप्टो प्लेसेंटा हो सकता है. नेक्स्ट है शॉर्ट अम्बलाइकल कॉर्ड. शॉर्ट अम्बलाइकल कॉर्ड कैसे कॉज होगा, देखो अगर बच्चे में शॉर्ट अम्बलाइकल कॉर्ड है तो जब वो डिलीवरी के टाइम पे बाहर आएगा तो एक फोर्स की वजह से जो प्लेसेंटा है वो भी उसके साथ खींचेगा. अम्बलाइकल कॉर्ड का साइज छोटा है ना, तो खिंचाव की वजह से, टॉर्शन की वजह से क्या होगा, एब्रप्टो प्लेसेंटा हो सकता है, मतलब प्लेसेंटा सेपरेट हो सकता है. नेक्स्ट है ट्रॉमा. अगर कोई इंजरी हो रही है तो ट्रॉमा की वजह से भी प्लेसेंटा सेपरेट हो सकता है. नेक्स्ट कॉज है स्मोकिंग. स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हम लोग प्री एक्लेम्सिया में देखे ही कि कैसे कॉज कर रहे हैं. नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रोमिनोस. पॉलीहाइड्रोमिनोस से क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका सेक्रेशन बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो उस वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा मूव करेगा, जिसकी वजह से सेपरेशन होने के चांसेस होते हैं. तो ये सारे तो कॉजेस हो गए. अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, वेराइटीज़. वेराइटीज़ मतलब टाइप्स ऑफ एब्रप्टो प्लेसेंटा. तो सबसे पहले क्या है, रिवील्ड. आफ्टर द सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा द ब्लड फ्लोज डाउनवर्ड बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द डेसिडुआ. रिवील का मतलब ही क्या हो रहा है कि वो बाहर आ रहा है, दिखाई दे रहा है. तो इसमें बोल रहा है कि प्लेसेंटा के सेपरेशन के बाद ब्लड जो होता है वो सर्विक्स से फिर बाहर आता है, वो दिखाई देगा. The blood finally comes out of cervix and is visible externally. और इसमें cervix से ब्लड बाहर आता है, दिखाई देता है. ये कॉमन टाइप का है. नेक्स्ट वेराइटी क्या है, कंसील्ड. द ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द सेपरेटेड प्लेसेंटा. अगर प्लेसेंटा का कोई पर्टिकुलर पार्ट सेपरेट हुआ है, पूरा प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ है, जैसा आप पिक्चर में देखेंगे कि छोटा सा हिस्सा ही बस सेपरेट हुआ है, तो ब्लड क्या होता है, वहीं पे कलेक्ट हो जाता है और उसको स्पेस नहीं मिल रहा है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंसील्ड.
द कलेक्टेड ब्लड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द सर्विक्स बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट विथ प्रेसेस ऑन द लोअर सेगमेंट। और नीचे का प्लेसेंटा अलग क्यों नहीं हो पा रहा है इसमें? क्योंकि वहाँ पे ना बच्चे का जो फीटल बॉडी पार्ट है वो प्रेजेंट होगा, वो उसको बाहर आने नहीं दे रहा है। ये लेस कॉमन वैरायटी है, ये रेयर कंडीशन में क्या पाया जाता है? कंसील्ड वाला। नेक्स्ट वैरायटी क्या है? मिक्स्ड। इन दिस टाइप सम पार्ट ऑफ ब्लड कलेक्ट इनसाइड एंड पार्ट इज एक्सपेल्ड आउट। मतलब मिक्स का मतलब ही क्या हो रहा है? दोनों टाइप का प्रेजेंट है इसमें, कंसील्ड भी और रिवील्ड भी। इसमें कुछ अमाउंट में जो ब्लड है वो बाहर आ जाता है और कुछ अमाउंट में जो ब्लड है वो कहाँ रह जाता है? अंदर की तरफ ही रह जाता है। यूजुअली वन वेराइटी प्रीडोमिनेट्स द अदर, पर इसमें ऐसा नहीं है कि 50% ब्लड बाहर आएगा और 50% अंदर रहेगा। इसमें रिवील्ड वाला ज़्यादा भी हो सकता है या कंसील्ड वाला भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब कोई एक ज़्यादा होगा और कोई एक कम होगा। ये सारे तो वेराइटीज़ के बारे में हम लोग देखें, मतलब टाइप्स के बारे में देखें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स, जिसको कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। एब्डोमिनल पेन विथ और विदाउट ब्लीडिंग, मतलब जो विमेन है उसको क्या होगा? एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट फील होगा, पेन फील होगा, विथ और विदाउट ब्लीडिंग। हम लोग देखें ना, कंसील्ड के केस में ब्लीडिंग नहीं हो रही थी पर रिवील्ड के केस में हो रही थी, तो विथ या विदाउट ब्लीडिंग होगा ये। पेल स्किन, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो रिवील्ड के केस में क्या हो सकता है? उसका स्किन जो है वो पेल दिखाई देगा, मतलब येलोइश दिखाई देगा। अदर फीचर डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ एब्रप्शन, अब किस लेवल पे मतलब सेपरेशन हो रहा है उस पे जो है बाकी फीचर्स डिपेंड करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग ग्रेड देखते हैं, मतलब कि कितने डिग्री का एब्रप्शन हो रहा है। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रेड 0, ग्रेड 0 में क्या होता है? क्लिनिकल फीचर में भी एब्सेंट, मतलब अगर कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेड 0। इसका पता कब चलता है? द डायग्नोसिस इज मेड आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ प्लेसेंटा फॉलोइंग डिलीवरी, मतलब डिलीवरी का प्रोसेस हो गया उसके बाद जब प्लेसेंटा बाहर आया है ना, तब इसका पता चलता है। मतलब ग्रेड 0 की वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट क्या है? ग्रेड 1, देयर इज स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग, इसमें एकदम स्लाइट ब्लीडिंग होगा। मैटरनल बीपी एंड फाइब्रिनोजेन लेवल्स अनअफेक्टेड, मतलब मदर का जो ब्लड प्रेशर है और फाइब्रिनोजेन का जो लेवल है वो क्या होगा? अनअफेक्टेड होगा, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। फीटल हार्ट साउंड इज गुड, मतलब बच्चे का कंडीशन भी ग्रेड 1 में क्या है? ठीक है। इसमें बस क्या फीचर दिखाई दे रहा है? स्लाइट ब्लीडिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेड 2। ग्रेड 2 में क्या हो रहा है? वेजाइनल ब्लीडिंग इज माइल्ड टू मॉडरेट, मतलब ब्लीडिंग जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यूटेराइन टेंडरनेस इज ऑलवेज प्रेजेंट, और जो यूट्रस है वो कैसा फील होगा? टेंडर हार्ड टाइप का फील होगा। मैटरनल पल्स इज इंक्रीज्ड एंड बीपी इज मेंटेन्ड, पल्स क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो हार्ट को ज़्यादा पंप करने की ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? पल्स इंक्रीज हो जाएगा। और बीपी क्या है? इसमें नॉर्मल मेंटेन्ड है। शॉक इज एब्सेंट, अभी तक देखो माइल्ड टू मॉडरेट ब्लीडिंग हो रहा है हम लोग बोल रहे हैं, तो इस केस में भी क्या होगा? शॉक प्रेजेंट नहीं होगा। फीटल डिस्ट्रेस इज सीन, पर ग्रेड 2 में हम लोग को क्या दिखाई देता है? कि फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, मतलब फीटल को अच्छे से वो अपना प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। ग्रेड 3 में क्या होता है? ग्रेड 3 में ब्लीडिंग इज मॉडरेट टू सीवियर और मे बी कंसील्ड, इसमें क्या हो रहा है? ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर कंसील्ड, मतलब ब्लीडिंग हो ही नहीं रहा है। यूट्राइन टेंडरनेस इज स्मार्ट, इसमें भी क्या है? यूट्रस जो है वो टेंडर फील होगा। शॉक इज एविडेंट, और इस केस में ब्लीडिंग हम लोग देखें कि सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, अगर बॉडी से इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो शॉक जो है वो होगा ही होगा। फीटल डेथ इज़ द रूल, और अगर इतना कंडीशन ग्रेड 3 तक पहुंच गया तो फीटल का डेथ होना तय है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डायग्नोसिस का मेथड क्या है? अल्ट्रासोनोग्राफी, और अगर हम लोग को क्रॉस सेक्शन इमेज चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? MRI। एक और चीज़ इसमें किया जाता है, क्या है? शॉक इंडेक्स निकाला जाता है। शॉक इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं? हार्ट रेट बाय सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब जो हम लोग पल्स रेट देखे थे कि पल्स रेट इंक्रीज हो रहा है, तो ऊपर में पल्स रेट लेंगे, नीचे क्या लेंगे? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो ब्लड प्रेशर ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हो जाए रहेगा। तो अगर ये शॉक इंडेक्स जब हम लोग इसको इस फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 2 आया तो फिर क्या होगा? चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ शॉक। हम लोग इसके कॉम्प्लिकेशन में शुरू से पढ़ रहे हैं कि शॉक हो रहा है,
ग्रेड 3 में, ग्रेड 2 में भी देखे कि शॉक नहीं हो पाया था, पर वो प्रोग्रेस होके हो सकता था। तो इसीलिए शॉक इंडेक्स निकालना ज़रूरी है। अब डायग्नोसिस के बाद हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट, कैसे एब्रप्टो प्लेसेंटा को मैनेज किया जाना है। द मैनेजमेंट डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ एब्रप्शन, ब्लीडिंग एंड कंडीशन ऑफ मदर। तो क्या क्या पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले तो कितने डिग्री का है, मतलब किस लेवल का एब्रप्शन हो रहा है, फिर ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही है, और मदर का कंडीशन कैसा है, ये सारी चीज़ों पे मैनेजमेंट डिपेंड करता है। रिंगर सॉल्यूशन ड्रिप इज स्टार्टेड। सबसे पहले क्या करना है, ब्लड लॉस हो रहा है तो आरएल चढ़ा देना है। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ मैटरनल एंड फीटल कंडीशन इज डन। फिर जो डॉपलर मशीन होता है उससे हम लोग बच्चे की धड़कन और मदर का कंडीशन पूरा मॉनिटर करेंगे, उसका बीपी कितना है, पल्स कितना है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। उसके बाद फिर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट या फिर इमीडिएट मैनेजमेंट, जो कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या है? बहुत रेयर कंडीशन है इस केस में। इफ ब्लीडिंग इज स्लाइट एंड हैज स्टॉप एज इन ग्रेड 1 एब्रप्टो प्लेसेंटा। जैसा कि हम लोग ग्रेड 1 में देखे थे कि ब्लीडिंग जो है वो बहुत स्लाइट हो रहा था, तो अगर वैसा कंडीशन है और फीटस रिएक्टिव है, मतलब फीटस का कंडीशन ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते हैं। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में क्या रहता है कि पेशेंट को हमको रेस्ट प्रोवाइड कराना है, प्रेगनेंसी जितना हम लोग आगे बढ़ा सके उतना आगे बढ़ाने की कोशिश करना है, मतलब प्रोलॉन्ग करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग को क्या करना होता है, फीटल मॉनिटरिंग करना होता है। 24/7 फीटस का कंडीशन को हम चेक करते रहेंगे साथ ही साथ। और इसका गोल क्या है कि हम लोग फीटस के जो मतलब मैच्योरिटी है उसको इंक्रीज कर सके। ये हो गया एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या देखेंगे, इमीडिएट मैनेजमेंट। इफ द ब्लीडिंग कंटिन्यूस एंड देयर इज फीटल डिस्ट्रेस देन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज मस्ट। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा है और साथ ही साथ फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, मतलब फीटस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। मतलब अगर फीटस को कोई दिक्कत हो रही है तो क्या करते हैं, इमीडिएट मैनेजमेंट किया जाता है। इफ ब्लीडिंग इज मिनिमल एंड पेशेंट इज इन लेबर। पर अगर ब्लीडिंग मतलब थोड़ा बहुत हो रहा है और पेशेंट का लेबर स्टार्ट हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे। ऑक्सीटोसिन क्यों दिया जाता है? ताकि कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो सके और फिर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट कराया जा सके। पर अगर इफ पेशेंट इज नॉट इन लेबर, अगर पेशेंट लेबर में नहीं है लेकिन ब्लीडिंग उसको हो रही है, तब हम लोग क्या करेंगे, ARM यानी कि एमनियोटॉमी, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। हम लोग आर्टिफिशियली जो मेम्ब्रेन है उसको रप्चर करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो सके और फिर नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट कराई जा सके। इफ़ हेमरेज इज सीवियर, अगर मतलब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है एंड फीटल हार्ट साउंड इज प्रेजेंट, और हम लोग देखेंगे कि फीटल हार्ट साउंड फिर भी प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करना है और फिर बच्चे को हम लोग को ट्राई करना है कि सेफली हम लोग उसको बाहर निकाल लें। तो ये इमीडिएट मैनेजमेंट था। ये सारे हम लोग चीज़ें देखी, ये एब्रप्टो प्लेसेंटा के बारे में थे। इसी के साथ हम लोग का जो एंटीपार्टम हेमरेज है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।